एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम करने में कितना कमजोर है। और वही न्यूरोसाइंटिस्ट खुद एक स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाने को मजबूर है। हाँ, और वो भी घर से। बिल्कुल, मतलब घर के बच्चे हैं, रसोई से शोर आ रहा है और उन सब के बीच वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अक्सर हम लोग ये मानते हैं ना, जो पढ़ाई एकदम शांत, नियमित और ऐसे एक माहौल में होनी चाहिए जहां की रुकावट ना हो, एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब वो बाहरी कंट्रोल अचानक से छीन लिया जाए तो क्या होता है? आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो आज का हमारा स्रोत है ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के कॉग्निटिव साइकोलॉजी लेक्चर 01 का पहला हिस्सा, जिसका हमने यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट लिया है। हाँ, और इसे प्रेजेंट किया है प्रोफेसर एंड्रे सजमितात ने। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि आज हमारा मिशन ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कोर्स का सिलेबस खंगालना नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि एक ग्लोबल क्राइसिस के दौरान एजुकेशन सिस्टम खुद को कैसे ढालता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और किसी कोर्स का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खुद हमारी इंसानी सोच और साइकोलॉजी के बारे में क्या छिपे हुए राज खोलता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये सोर्स हमें सिर्फ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरीज नहीं रटाता। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है। हाँ बिल्कुल। इसके बजाय ये हमें एक जीता जागता प्रूफ देता है कि एक प्रोफेसर किस तरह उन्हीं साइकोलॉजिकल थ्योरीज का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब नॉलेज देने के साथ साथ ये दिखाना कि उस नॉलेज को दिमाग तक पहुंचाने का सबसे सही रास्ता क्या है, यही चीज इस विश्लेषण को बहुत खास बना देती है। तो उस रास्ते की जो शुरुआत होती है ना, वो आंद्रे के घर से होती है। मतलब लेक्चर के पहले ही मिनट में ये साफ हो जाता है कि भाई साहब, ये कोई शानदार या हाईटेक यूनिवर्सिटी का स्टूडियो नहीं है। हाँ, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। वही तो, आंद्रे घर से पढ़ा रहे हैं, उनका थोड़ा जर्मन एक्सेंट है, और वो बताते हैं कि उन्हें ब्रुनेल में पढ़ाते हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं, और समय है कोविड पेंडेमिक का, जो कि सबके लिए ही बहुत मुश्किल वक्त था। बिल्कुल। वो बताते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी टीचिंग फील्ड में एक की वर्कर हैं और बाहर काम पर गई हैं, और इन सब के बीच सबसे मजेदार सीन तब आता है जब वो कैमरा के ठीक पीछे लगे एक पर्दे की तरफ इशारा करते हैं। ओह, वो पर्दे वाला हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो साफ कहते हैं कि देखो, मैंने ये पर्दा इसलिए लगाया है ताकि कैमरा में मेरे पीछे जो घर का बिखरा हुआ सामान और मैस है वो छिप सके। और वो मजाक भी करते हैं कि बस उम्मीद है कि लेक्चर के बीच में ये पर्दा गिरेगा नहीं। ये सच में बहुत रिलेटेबल लगता है ना? मुझे तो ये किसी बड़े और सीरियस थिएटर प्ले जैसा लगा, जिसका मंचन अचानक किसी की लिविंग रूम में होने लगे, जहां एक्टर्स को उनके रोजमर्रा के कपड़ों में देखा जा रहा हो और पीछे से कुकर की सीटी बजने का डर बना रहे। हाँ, और ये थिएटर वाला जो आपका रूपक है ना, हाँ। वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझाता है। अगर हम एकेडेमिया की जो ट्रेडिशनल दुनिया है जी, उसको देखें तो वहाँ हमेशा एक प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाई रखी जाती है। एक गैप होता है प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच। एग्जैक्टली। एक स्टेज होता है, एक पोडियम होता है, जो प्रोफेसर को स्टूडेंट से थोड़ा अलग और ऊंचाई पर इस्टेब्लिश करता है। लेकिन यहाँ वो जो पर्दा है ना, वो सिर्फ घर के बिखरे सामान को नहीं छिपा रहा, बल्कि वो उस अदृश्य दीवार को भी गिरा रहा है जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है। मतलब एक तरह से उन्हें बराबर ला रहा है। हाँ, साइकोलॉजिकल नजरिए से इसको हम एजुकेशन सिस्टम का ह्यूमनाइजेशन कह सकते हैं। जब एक प्रोफेसर खुद ही एक्सेप्ट करता है कि उसके लाइफ में भी मेस है, डिसऑर्डर है और उसका पर्दा किसी भी वक्त गिर सकता है, तो वो जानबूझकर अपना एकेडमिक गार्ड नीचे कर रहा होता है। अच्छा, तो इसका उन स्टूडेंट्स के दिमाग पर क्या असर होता होगा? इसका सीधा असर दिमाग के अमिगडाला पर होता है। अमिगडाला, वो जो हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। हाँ, वो हिस्सा जो हमारे डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। आमतौर पर देखिए, अब जब किसी नए और मुश्किल सब्जेक्ट की शुरुआत होती है तो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफी हाई होता है। हाँ, वो एंजाइटी होती है पहले दिन वाली। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर की इस वल्नरेबिलिटी और रियलिटी को देखकर ना, स्टूडेंट्स का इफेक्टिव फिल्टर यानी उनका स्ट्रेस का लेवल काफी कम हो जाता है। ये एक बहुत साफ मैसेज देता है कि हम सब इस मुश्किल वक्त में एक साथ हैं। मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं वो। हाँ, जब दिमाग से ये बेवजह का स्ट्रेस हट जाता है तो वो नए और इतने कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को लेने के लिए कहीं ज्यादा खुला और रिसेप्टिव हो जाता है। ओह, ये सच में एक बहुत डीप बात है कि कैसे एक छोटी सी ऑनेस्टी दिमाग के काम करने का पूरा तरीका बदल सकती है। और देखिए,
घर से पढ़ाने की इस अजीब सी चैलेंज ने आंद्रे को अपने पढ़ाने के पुराने तरीकों को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि वो बच्चों के चेहरे नहीं देख पा रहे थे। हाँ, वही। जब आप सामने बैठे स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के अलग अलग रास्ते खोलने पड़ते हैं, जो कि हमें इस कोर्स के स्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स को दिए गए ऑप्शंस की तरफ ले जाता है। और ये हिस्सा ना कोर्स डिजाइन के एंगल से किसी मास्टर क्लास या केस स्टडी से कम नहीं है। आंद्रे ने अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल का जो एक पूरा खजाना खोल दिया है, वो सच में ध्यान देने लायक है। और देखिए, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से आंद्रे ने स्टूडेंट्स को एक ही टॉपिक पढ़ने के लिए पिछले कई सालों के लेक्चर्स का एक पूरा बुफे दे दिया है। हाँ, अलग अलग साल के वीडियोस। सबसे पहले उनके 2015 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब वो खुद मानते हैं कि ये लेक्चर्स बहुत ट्रेडिशनल है। इसमें प्रोफेसर बस बोल रहे हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और वो खुद इसको थोड़ा उबाऊ या बोरिंग भी कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं 2017 के लेक्चर्स, जो इसके ठीक उल्टे हैं। ये काफी इंटरैक्टिव हैं, जहां क्लास में पोल एवरीवेयर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके स्टूडेंट से लाइव सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां बच्चे साथ के साथ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा 2018 की पनोप्टो रिकॉर्डिंग्स भी वहां हैं। हालांकि आंद्रे वार्निंग देते हैं कि उनमें थोड़ी ऑडियो की दिक्कत है। अब एक मिनट, यहां मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल उठ रहा है। क्या सवाल है? देखिए, अगर एक प्रोफेसर के पास 2017 के एकदम बढ़िया, फन, इंटरैक्टिव और पोल एवरीवेयर वाले शानदार वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो वो 2015 का वो बोरिंग सा टेक्स्ट से भरा हुआ लेक्चर स्टूडेंट्स को ऑफर ही क्यों कर रहा है? लगता तो अजीब है ना? मतलब क्या ये बिना वजह स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना नहीं है? पैंडेमिक के टाइम पर जब पहले ही लोगों में इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, वहां एक ही टॉपिक के 3-3 वर्जन दे देना, क्या ये सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है? अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके ठीक पीछे की कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझें ना, तो ये हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हर इंसान के दिमाग का एक अपना कॉग्निटिव स्टाइल होता है। मतलब किसी भी जानकारी को प्रोसेस करने का कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं हो सकता है जो सब पर फिट बैठे। तो आपका मतलब है कि वो 2015 का जो उबाऊ लेक्चर था, वो भी किसी खास तरह के स्टूडेंट के दिमाग के लिए अच्छा हो सकता है? एकदम सही पकड़ा आपने। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपना फोकस, या जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, वो बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी रुकावट की जरूरत नहीं होती। मतलब उन्हें बीच बीच में सवाल जवाब नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब क्लास में बार बार इंटरैक्शन होता है या पोल करवाए जाते हैं, तो उनका फोकस टूट जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को ना बस रॉ डेटा चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि प्रोफेसर बस चुपचाप अपने टॉपिक पर डीप में बोलता रहे, ताकि वो अपने दिमागी मॉडल और नोट्स खुद बना सकें। ओह, तो उनके लिए वो 2015 का लंबा और हेवी लेक्चर सबसे बेस्ट है। हाँ, जबकि दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। उनके दिमाग को टॉपिक से जोड़े रखने के लिए हर 10 मिनट में एक छोटा सा डोपामिन हिट चाहिए होता है। डोपामिन हिट? जैसे कोई सवाल आना स्क्रीन पर? हाँ, जैसे कोई सवाल पूछना या पोल में हिस्सा लेना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 2017 का वो इंटरैक्टिव लेक्चर मैजिक की तरह काम करता है। देखिए, आंद्रे यहाँ अपना पढ़ाने का स्टाइल स्टूडेंट्स पर थोप नहीं रहे हैं, वो उन्हें ऑप्शंस दे रहे हैं। एग्जैक्टली। वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को उनके अपने कॉग्निटिव प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। वाह, ये तो सच में ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर हर मरीज को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग दवा दे रहा हो। और आंद्रे का ये जो एंगल है ना, वो उनके खुद के एकेडमिक बैकग्राउंड से काफी मैच करता है। मतलब वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो एक रिसर्चर और न्यूरो साइंटिस्ट भी है। और उनकी जो रिसर्च है वही इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर की असली फाउंडेशन लगती है। उनका जो रिसर्च प्रोफाइल ट्रांसक्रिप्ट में दिया गया है ना, वो इस पूरी पजल का सबसे बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। देखिए, वो बताते हैं कि वो एफएमआरआई मशीन्स का यूज करके रिसर्च करते हैं। और एफएमआरआई कोई नॉर्मल कैमरा तो है नहीं जो दिमाग की बस फोटो खींच ले। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये असल में दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन के लेवल को नापता है। इससे ये पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क करते टाइम दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है। राइट। और अंदरमी तौर पर मल्टीटास्किंग और हाई लेवल एक्शंस के कंट्रोल पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने इसका एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का एग्जाम्पल दिया है।
रात का खाना बनाने की प्लानिंग करना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। वही तो, सुनने में सिंपल है पर दिमाग के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको एक ही टाइम पर कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम मैनेज करना होता है और अलग अलग काम एक साथ सिंक्रोनाइज करने होते हैं, जिसे साइकोलॉजी में एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो जब हम उनके जरिए सजेस्ट की गई किताबों की लिस्ट देखते हैं ना, तो उनका ये मल्टीटास्किंग और कॉग्निटिव लोड वाला जो नॉलेज है वो वहाँ साफ साफ झलकता है। हाँ, उन्होंने बुक्स चूज करने में जो स्ट्रैटेजी लगाई है वो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स की मेंटल एनर्जी को बचाने से जुड़ी हुई है। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने इस कोर्स के लिए मेन बुक के तौर पर फर्नांडो बे की किताब को चुना है। फर्नांडो पहले ब्रुनेल में ही पढ़ाते थे और अंद्रे ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि ये एक पतली किताब है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा फ्लफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई गैर जरूरी डिटेल्स नहीं है, ये सीधे पॉइंट पर आती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बुक के साथ एक वेबसाइट भी लिंक्ड है जहां स्टूडेंट्स MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर किसी को बहुत डीप जाना है, एकदम न्यूरोसाइंस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना है, तो आई सेकंड की नाम की एक मोटी बुक है। और अगर किसी को एग्जाम से ठीक पहले फटाक से क्विक रिवीजन करना है, तो 2012 की लिंग एंड कैटलिन नाम की एक बुक का भी ऑप्शन है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ है वहाँ। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, तो 1000 पन्नों वाली भारी बुक किसी बड़े शादी के बुफे की तरह होती है। उस बुफे में ना हमारा दिमाग अक्सर डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। हाँ, कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। हाँ, ये चुनने में ही इतनी मेंटल एनर्जी चली जाती है कि असली चीज को खाने और पचाने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। इसके उलट फर्नांडो बे की वो जो पतली बुक है, वो किसी महंगे रेस्टोरेंट के फिक्स्ड टेस्टिंग मेन्यू की तरह है। दिमाग की एनर्जी क्या पढ़ें से हटकर कैसे समझे पर आ जाती है। ये जो आपने डिसीजन फटीग वाला पॉइंट बोला ना, ये बिल्कुल सटीक है। आप एक आम स्टूडेंट की लाइफ की रियलिटी को देखिए। एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ता है। हाँ, उसके पास तो 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, वो एक साथ कई असाइनमेंट्स कर रहा होता है, अलग अलग प्रोफेसर्स की डिमांड्स को पूरा कर रहा होता है, और ये सब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मल्टीटास्किंग है। हाँ। ऐसे में उस स्टूडेंट का कॉग्निटिव लोड या जो दिमागी बोझ है वो पहले से ही बहुत हाई होता है। और ऊपर से एक मोटी किताब दे दो तो दिमाग वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, अगर प्रोफेसर स्टार्टिंग में कोई हेवी किताब दे दे तो वो सीधा ओवरलोड कर देगा। इसलिए फर्नांडो बे की उस पतली बुक को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है ताकि स्टूडेंट्स का जो लिमिटेड दिमाग का रिसोर्स है वो बेकार की डिटेल्स में ना उलझे। और जिनको डीप जाना है उनके लिए आगे के रास्ते भी खुले रखें। एग्जैक्टली, जैसा आंद्रे ने बताया कि जिन्हें इस पतली बुक से आगे निकलना है उनके लिए BBL यानी ब्लैक बोर्ड लर्न सिस्टम पर काफ़ी प्राइमरी जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स डाले गए हैं। जिसको जितनी गहराई में जाना है वो जा सकता है। तो ठीक है, जानकारी को प्रैक्टिकली दिमाग में डालना तो एजुकेशन का एक पहलू हो गया। पर भाई, असली टेंशन और स्ट्रेस तो तब शुरू होता है जब उस जानकारी का टेस्ट लिया जाता है, मतलब असेसमेंट होता है। और सच कहूं तो इसी असेसमेंट वाले हिस्से में आंद्रे का एक कोर्स डिजाइन एक सच्ची मास्टर क्लास बनकर सामने आता है। हाँ, और इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा यही असेसमेंट का स्ट्रक्चर है। मतलब ये हमारी पुरानी और ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम से एकदम अलग है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें तो शुरुआत में ही एंड्रे बताते हैं कि भाई साहब, ये एक सिनॉप्टिक असेसमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स में सिर्फ कॉग्निटिव साइकोलॉजी तक ही खुद को ब्लॉक करके नहीं रखना है। उन्हें इस नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ना होगा। हाँ, उन्हें इसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के साथ मर्ज करना होगा, जो कि बियांका और एनी पढ़ाती हैं। और उन्होंने साफ वार्न किया है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर लिखेगा तो उसके मार्क्स सीधा कट जाएंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखिए, हमारा दिमाग किसी एक डिब्बे में बंद होकर थोड़ी काम करता है। हाँ। अगर आप मेमोरी के बारे में साइकोलॉजी के एंगल से पढ़ रहे हैं तो आपको उसका बायोलॉजिकल पार्ट भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बायोलॉजिकली हिप्पोकैम्पस कैसे काम करता है वो भी आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कनेक्ट करना ही असल में डीप लर्निंग को बढ़ावा देता है। लेकिन एक चीज इसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, वो उन निबंध या एसेज को जमा करने का पूरा प्रोसेस था। मतलब सुनिए, स्टूडेंट्स को पूरे सेमेस्टर के दौरान 500 वर्ड्स के 4 अलग-अलग ड्राफ्ट एसेज लिखने हैं। ठीक है। और ये ड्राफ्ट्स उन्हें पहले ब्लैक बोर्ड लर्न पर जमा करने होते हैं। इसके बाद हर थर्सडे या फ्राइडे को उनके ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, जहां स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे ब्रेकआउट रूम्स में बांट दिया जाता है, जहां वो आपस में बात कर सकें। हाँ, वहां वो एक दूसरे के लिखे ड्राफ्ट्स पर चर्चा करते हैं, गलतियां निकालते हैं।
इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनके सबसे बेस्ट 2 एसेज कौन से हैं। उन्हें इंप्रूव करके फाइनल ग्रेडिंग के लिए वो वाइस फ्लो नाम के प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं और इन दोनों फाइनल एसेज का वेटेज 45% ईच होता है। ओके, यहाँ तक तो प्रोसेस काफी क्लियर लग रहा है। लेकिन वेट, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ट्रांसक्रिप्ट में आंद्रे बताते हैं कि जब स्टूडेंट अपने 4 ड्राफ्ट्स ब्लैक बोर्ड पर जमा करता है ना, तो उसे हर ड्राफ्ट जमा करने के लगभग 2.5% मार्क्स फ्री में मिलते हैं, मतलब टोटल 10% मार्क्स। अच्छा। हाँ, और इसकी शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है कि ड्राफ्ट सबमिट होना चाहिए। उस ड्राफ्ट की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा लिखा है या बिल्कुल बकवास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सबमिट का बटन दबाने पर 10% नंबर दे देना बिना पढ़े, क्या ये पढ़ाई के स्टैंडर्ड को गिराना नहीं है? मतलब ये तो मुफ्त में खैरात बांटने वाली बात हो गई ना। अगर पहली नज़र में देखें तो ये किसी को भी लग सकता है कि ये तो फ्री के मार्क्स हैं, खैरात है। लेकिन अगर हम इसको बिहेवियरल साइकोलॉजी के चश्मे से देखें ना, तो दरअसल ये एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का बहुत ही स्मार्ट तरीके से निकाला गया सलूशन है। एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ, परफेक्शन का दबाव और एग्जाम का डर। देखिए, जब किसी भी स्टूडेंट को ये पता होता है कि उसके पहले ही अटेम्प्ट पर उसे जज किया जाएगा, उसकी ग्रेडिंग होगी, तो उसका दिमाग तुरंत एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हाँ, वो सेफ खेलना चाहता है। एग्जैक्टली। बच्चे कुछ भी नया या क्रिएटिव लिखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। अब यहाँ ड्राफ्ट्स जमा करने पर 10% मार्क्स देना ना, बिल्कुल जिम जाने की आदत डालने जैसा है। जिम जाने जैसा? हाँ, शुरुआत में एक अच्छा ट्रेनर ये चेक नहीं करता कि आप पहले दिन कितना भारी वजन उठा रहे हैं या आपकी फॉर्म कितनी परफेक्ट है। वो बस इस बात पर खुश होता है कि चलो बंदा जिम तक तो आया। बिल्कुल, वो इस बात का इनाम देता है कि आप सुबह उठकर जिम के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। आंद्रे ठीक यही कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को गलतियां करने के लिए एक सेफ स्पेस दे रहे हैं। अच्छा, अब समझ आया। वो अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि बिना किसी डर के लिखो, मैं तुम्हारे एफर्ट या कोशिश करने के प्रोसेस को मार्क्स दे रहा हूँ, ना कि तुम्हारे फाइनल रिजल्ट को। और शायद यही वजह है कि वो उन ड्राफ्ट्स को तुरंत ग्रेड नहीं करते हैं, बल्कि पहले बपल पर जमा करवाते हैं ताकि ब्रेकआउट रूम्स में बच्चे आपस में उन पर बहस कर सकें। सही पकड़ा। और साइकोलॉजी की भाषा में इसी प्रोसेस को आइटरेटिव लर्निंग कहते हैं। जब एक स्टूडेंट बिना किसी टेंशन के अपना कच्चा ड्राफ्ट उस ब्रेकआउट रूम में दूसरों के सामने लाता है, तो वो एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। हाँ, उन्हें दूसरों के आइडियाज देखकर नए एंगल्स मिलते होंगे। इससे ना उनका जो कॉग्निटिव गैप होता है वो एकदम नेचुरल तरीके से भर जाता है, और वो भी बिना किसी प्रोफेसर के लंबा लेक्चर सुने। ये पीयर टू पीयर लर्निंग का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और देखिए, आंद्रे ने ट्रांसक्रिप्ट में इसका एक बड़ा मजेदार मैथ भी समझाया है। वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को उसके फाइनल एसेज में 65% मार्क्स मिले। अब ये 65% उन 2 एसेज के 90% वेटेज में से है। ठीक है। अब अगर उस स्टूडेंट ने सेमेस्टर के दौरान अपने चारों ड्राफ्ट्स टाइम पर जमा किए थे, चाहे वो जैसे भी थे, तो उसको वो 10% ऐड होकर फाइनल ग्रेड 68% या उसके आसपास मिल जाएगा, जो कि यूके के हिसाब से काफी हाई ग्रेड है। लेकिन अगर किसी ओवर स्मार्ट स्टूडेंट ने सोचा कि मैं तो सीधा एंड में एक ही बार मस्ट ऐसे लिखूंगा और ड्राफ्ट्स वाले झंझट में नहीं पढ़ूंगा, तो उसका ग्रेड ऑटोमेटिकली काफी गिर जाएगा, भले ही उसने एंड में कितना भी फाड़ू ऐसे क्यों ना लिखा हो। ये मैथ ना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ का एक बड़ा लेसन सिखाता है कि देखो भाई साहब, एजुकेशन कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां आप एंड लाइन पर अचानक से पूरी ताकत लगा दो। ये एक मैराथन है। हाँ, धीरे धीरे और लगातार मेहनत। बिल्कुल। असली लर्निंग फाइनल एग्जाम वाले दिन 3 घंटे बैठकर पूरा रट्टा मारने में थोड़ी होती है। असली एजुकेशन तो उन छोटे छोटे स्टेप्स में, उन रोज की गलतियों में और उन करेक्शंस में छुपी होती है जो पूरे सेमेस्टर चलती रहती हैं। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि ये विश्लेषण इस बात को पूरी तरह प्रूफ करता है कि एक टॉप क्लास टीचर सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करवाता, बल्कि वो लर्निंग का एक ऐसा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाता है जहां इंफॉर्मेशन खुद ब खुद स्टूडेंट्स के बिहेवियर और आदत का हिस्सा बन जाए। और वही एक बेस्ट टीचिंग मानी जाती है। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते ये मेंशन करना भी जरूरी है कि प्रोफेसर आंद्रे का ये एफर्ट सिर्फ लेक्चर्स या असाइनमेंट्स के डिजाइन तक नहीं रुकता। उन्होंने वीडियो के एंड में ब्लैक बोर्ड लर्न पर जो डिस्कशन फोरम है, उस पर भी काफी जोर दिया है।
ओ हाँ, फोरम की तो बात ही अलग है। उन्होंने स्टूडेंट से साफ तौर पर कहा है कि प्लीज इस फोरम को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट या टेक्निकल प्रॉब्लम कंप्लेन करने की जगह मत समझना। वो चाहते हैं कि ये एक वाइब्रेंट लर्निंग रिसोर्स बने। और पता है, एंड्रे ने वादा किया है कि वो खुद इस फोरम पर रोजाना एक्टिव रहेंगे। ये स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। वो स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली एनकरेज कर रहे हैं कि वो आपस में सवाल पूछें, बहस करें, एक कम्युनिटी बनकर रहें। खासकर कोविड के उस लॉकडाउन दौर में जब सब अपने अपने कमरों में अकेले थे। ये एंश्योर करना कि कोई भी स्टूडेंट खुद को एजुकेशन सिस्टम से कटा हुआ महसूस ना करे। मेरा मानना है कि साइकोलॉजी का इससे ह्यूमन यूज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है ना, ये मुझे एंड में एक बहुत ही डीप और बेसिक सवाल की तरफ ले जाती है। अच्छा, कौन सा सवाल? देखिए, आज जब हमने पूरे कोर्स को कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नजरिए से बनते हुए देखा, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जब हम लोग स्कूल या कॉलेज से कोई बड़ी डिग्री लेकर निकलते हैं, तो क्या हम वाकई में उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेकर निकलते हैं, या हम सिर्फ उस सिस्टम के हैबिचुअल हो जाते हैं जिस तरीके से हमारा टेस्ट लिया जा रहा था। ये बहुत ही प्रोवोकिंग है सच में। मतलब अगर उस सिस्टम का तरीका ही थोड़ा बदल दिया जाए, जहां सिर्फ रटने और एग्जाम पास करने की बजाय ड्राफ्ट्स लिखने, गलतियां करने और उन्हें ठीक करने को ही असली स्किल मान लिया जाए, तो क्या हमारी आने वाली जेनरेशन्स के सोचने का तरीका ही पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल। शायद तब पढ़ाई डरावनी लगेगी ही नहीं। और शायद तब जानकारी को किसी एकदम परफेक्ट बुक में बंद करके परोसने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, इसी ख्याल के साथ उम्मीद है आप इस पर जरूर सोचेंगे। हम आज के इस डीप डाइव को यहीं पर रोकते हैं।